दोस्तों नमस्कार। जैसा कि पिछले वीडियो में आपको बताया था जीव विज्ञान के डेवलपमेंट में किस किस वैज्ञानिक का हाथ था। उसमें अरस्तु था, थियोफ्रास्टस था, कैरोलस लीनियस था, जॉन रे था। इन्होंने जीव विज्ञान को एक साइंस की विज्ञान की मूलभूत शाखा के रूप में स्थापित कर दिया था। मूलभूत शाखा के रूप में स्थापित कर दिया था। क्यों कर दिया था? क्योंकि अरस्तु ने उस समय 500 जंतुओं को अध्ययन करके अपनी पुस्तक में लोगों के सामने रख दिया था, पूरे संसार के सामने रख दिया था कि जंतु है ये। इसी प्रकार फिर उसकी कड़ी में आगे बढ़ते हुए थियोफ्रास्टस ने भी 500 पादपों का व्यवस्थित अध्ययन करके उनको भी उन्होंने लोगों के सामने रख दिया था, बिल्कुल लिपिबद्ध करके। और जीव विज्ञान को ये परिभाषित कर दिया था कि ये भी साइंस की एक मूलभूत शाखा है। कैसे? जैसे फिजिक्स होती है, जैसे केमिस्ट्री होती है, वैसे वैसे जीव विज्ञान, बायोलॉजी भी एक शाखा के रूप में स्थापित कर दिया। जीव विज्ञान को एक मूल शाखा के रूप में स्थापित कर दिया था। तब जब कोई शाखा बन जाती है तो उसको आगे अधिक से अधिक व्यवस्थित ज्ञान की जरूरत होती है। कोई शाखा बन जाती है, उसके बाद में उसको व्यवस्थित ज्ञान, उसको लैब में जाकर के प्रकृति में अध्ययन करके उनके ज्ञान को सही व्यवस्थित रखना और उसी को लोगों के सामने रखना बहुत जरूरी हो जाता है। जीव विज्ञान में आवश्यक हो गया कि पृथ्वी पर मौजूद जीव, चाहे वो जंतु हो या चाहे वो प्लांट हो, उनका नामकरण किया जाए, उनको नाम दिया जाए कि भाई वो कहाँ रहता है, उसका नाम क्या है वगैरह, ये किया जाए। तो इसी की शुरुआत अरस्तु ने ही कर दी थी। स्टार्ट में नामकरण करना वगैरह इनको अरस्तु ने स्टार्ट कर दी थी। इन्होंने पादप को हर्ब नाम दे दिया था। उसके बाद थोड़े बड़े पादप में जो पादप थे, पेड़ होते, उनको सर्ब नाम दे दिया था। और जो बहुत बड़े नाम होते हैं उनको ट्री दे दिया था। और एनिमल को भी उन्होंने नामकरण कर दिया था। उन्होंने कहा था कि ऐसे एनिमल जिनमें रेड ब्लड होता है, लाल रक्त होता है, उनको एक अलग कैटेगरी में उनको रख दिया था। और जिनमें ऐसे जो जंतु होते हैं जिनमें ब्लड नहीं होता, उनको एक अलग कैटेगरी में रख दिया था। और ये जो अरस्तु ने नामकरण किया था वो सिर्फ उनके गुणों के, बाहरी गुण देखते हैं, मॉर्फोलॉजी कैरेक्टर होते हैं, उसी के आधार पर किया था। मॉर्फोलॉजी कैरेक्टर और उसके बाद में ग्रोथ, जो वर्दी करते हैं जानवर, उसी के बेस पर उन्होंने क्या विभाजन कर दिया था उनको। तो ये काम अरस्तु ने कर दिया था अपनी किताब में। फिर वो थियोफ्रास्टस आए थे। थियोफ्रास्टस क्या थे? अरस्तु का ही शिष्य था ये, लेकिन इसकी रुचि किसमें थी? बॉटनी में थी, वनस्पति विज्ञान में थी। इसलिए इसने भी 500 पादपों का अध्ययन कर उसको व्यवस्थित रूप से लोगों के सामने प्रस्तुत कर दिया था। और इन्होंने क्या बताया था कि पादप में कुछ हर्ब होते हैं, कुछ सर्ब होते हैं, और कुछ बहुत बड़े सर्ब होते हैं, और कुछ वृक्ष होते हैं। इन हर्ब, सर्ब और वृक्षों में उसने, थियोफ्रास्टस ने विभाजित कर दिया था। तो इसीलिए एक व्यवस्थित वर्गीकरण तो नहीं कह सकते, लेकिन थियोफ्रास्टस ने पादपों को इस प्रकार व्यवस्थित करके वर्गीकरण करने की एक ट्रेडिशन डेवलप कर दिया था। ठीक है। और थियोफ्रास्टस ने ही 1 वर्षीय, द्विवर्षीय एवं बहुवर्षीय पादपों का नाम दिया था। 1 वर्षीय, द्विवर्षीय और बहुवर्षीय पौधों का नाम दिया था। ये नामकरण किसने दिया था? थियोफ्रास्टस ने दिया था। ये सवाल बनता है कि कौन से वैज्ञानिक ने पादपों को 1 वर्षीय पादप, जो सिर्फ 1 वर्ष में ही अपना जीवन चक्र खत्म करके, लाइफ साइकिल खत्म करके वो पूर्ण अपनी क्रियाविधि कर लेते हैं। द्विवर्षीय मतलब ऐसे पौधे जिनका जीवन चक्र 2 साल में चलता है, 2 साल तक चलता है, 2 साल के बाद में फिर वो नष्ट हो जाते हैं। और ऐसे पौधे भी होते हैं जो बहुवर्षीय, जो 2 से अधिक वर्षों तक अपना जीवन यापन करते हैं। ठीक है। तो इसीलिए थियोफ्रास्टस को अपन प्रारंभिक पादप वर्गीकरण का पिता कहते हैं। नोट करना, प्रारंभिक यानी शुरुआत की, प्रारंभिक पादप, ध्यान से सुनना, पादप, ये मैं पादप वर्ड यूज कर रहा हूं। प्रारंभिक पादप या प्राचीन, सबसे पहले प्रारंभिक पादप वर्गीकी, टैक्सोनॉमी का पिता कहा जाता है। किसको कहा जाता है? थियोफ्रास्टस को कहा जाता है। ठीक है। आपको पता होगा थियोफ्रास्टस को मैंने पिछले वीडियो में बताया था, फादर ऑफ बॉटनी थियोफ्रास्टस को कहा जाता है।
और यहाँ पे एक नई टर्म यूज होती है कि प्रारंभिक पादप वर्गीकी का पिता, यानी सबसे पहले प्राचीन पादप वर्गीकी का पिता किसे कहा जाता? थियोफेटस को कहा जाता। याद रखना इसको, ये सवाल बहुत सारे एग्जाम पूछे जाते हैं, ठीक है। और ये भी सवाल पूछा जाता है कि थियोफेटस ने एक वर्षीय, द्विवर्षीय और बहुवर्षीय पौधों का भी नामकरण किया था उन्होंने। और जो सिंपल वर्गीकरण बोले तो हर्ब, सर्ब और ट्री, और ट्री का वर्गीकरण भी किसने किया था? थियोफेटस ने किया था। अरस्तु ने भी किया और थियोफेटस ने किया। लेकिन ये व्यवस्थित ओनली विभाजन था, व्यवस्थित कोई नामकरण किसी अलग क्लास में रखना, अलग जगत में रखना, किंगडम में, फाइलम में, ऐसा कुछ भी नहीं था। तो फिर जब इतना कुछ हो गया, लिपिबद्ध हो गया और किताबों में मिलने लग गया, तो फिर जीव विज्ञान के वैज्ञानिक को लगा कि जीवधारियों का प्रॉपरली वर्गीकरण होना चाहिए। तो उसके बाद में जो वर्गीकरण की प्रक्रिया धीरे धीरे स्टार्ट हुई। तो इसके आगे जीवधारियों का वर्गीकरण, जीवधारियों का वर्गीकरण, बायोलॉजी में जीवधारियों का वर्गीकरण जिस शाखा में करते हैं उसको अपन टैक्सोनॉमी बोलते हैं। याद रखना वर्ड, नोट कर लेना, टैक्सोनॉमी, ठीक है। जीवधारियों का वर्गीकरण जिस शाखा में, जिस ब्रांच में विज्ञान की जिस ब्रांच में करते हैं उसको टैक्सोनॉमी बोलते हैं, ठीक है। और टैक्सोनॉमी शब्द का सबसे पहले किसने प्रयोग किया था? एपीडी कैंडोले ने किया था। किसने किया था? एपीडी कैंडोले ने। ये सवाल बनता है, ये एग्जाम में सवाल पूछा जाता है कि टैक्सोनॉमी वर्ड किसने दिया था। तो आपको याद रखना और ये नोट कर सकते हो, एपीडी कैंडोले ने दिया था, इसने प्रपोज किया था। टैक्सोनॉमी होता है क्या? एक शब्द है जिसके दो भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? दो भाग। एक को अपन टैक्सिस कहते हैं जिसका मतलब होता है अरेंजमेंट, अरेंजमेंट यानी व्यवस्था, यानी व्यवस्था। और दूसरा अर्थ होता है, दूसरा वर्ड होता है इसमें लॉगस। लॉगस का मीनिंग होता है लॉ, नियम या कानून के अनुसार किसी भी जीव के नाम को व्यवस्थित करना टैक्सोनॉमी कहलाता है, ठीक है। ये कोई खास नहीं होता, लेकिन याद रखना कि टैक्सोनॉमी दो वर्ड से मिलकर बना होता है। टैक्सोनॉमी में क्या होता है कि एक पूरी प्रॉपर टैक्सोनॉमी, एक टर्म यूज किया, टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है, टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है। उसमें एक सीरीज बनती है और इस सीरीज को क्या बोलते हैं? हायरार्की बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हायरार्की। याद रखना, ये सवाल बनता है हायरार्की। हायरार्की में क्या होता है कि एक वर्गीकरण की बिल्कुल जैसे टर्मिनोलॉजी होती है, बिल्कुल किंगडम, ऑर्डर, क्लास वगैरह ऐसे, उसको बोलते हैं हायरार्की। और हायरार्की में प्रत्येक पद को अपन टैक्सॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? टैक्सॉन। वर्ड याद रखना, टैक्सोनॉमी अलग होती है, टैक्सस अलग होती है और टैक्सॉन अलग होती है। ये टैक्सॉन सिंगुलर वर्ड है। टैक्सॉन क्या है? सिंगुलर वर्ड है। और इसका अगर प्लूरल बोले तो टैक्सस होता है, टैक्सा। क्या होता है? टैक्सा होता है, प्लूरल है इसका, ठीक है। टैक्सा क्या होता है? जैसे देखिए, किसी भी जीव, चाहे वो प्लांट हो चाहे एनिमल हो, उनको नामकरण इस विधि से करते हैं। ये हायरार्की कहलाती है। क्या कहलाती है? हायरार्की। और इसको ऐसे ही लिखते हैं, सबसे बड़ा जो पद होता है, टर्मिनोलॉजी होती है, वो किंगडम होती है। क्या होती है? किंगडम। वर्गीकरण का सबसे बड़ा जो टैक्सॉन होता है वो क्या होता है? किंगडम होता है, ठीक है। और दूसरा इसके जब किंगडम होता है जीव जगत, जैसे आप आगे बढ़ोगे, एक तो जंतु जगत और एक पादप जगत। तो जंतु जगत क्या होता है? जिसको हम बोलते हैं एनिमल किंगडम। प्लांट क्या होता है? प्लांट किंगडम। तो उसका दूसरा जो पद होता है हायरार्की का, टैक्सॉन, वो होता है फाइलम। क्या होता है? फाइलम। जंतुओं में इसको फाइलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फाइलम। और पौधा में इसको डिवीजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिवीजन बोलते हैं। फाइलम के नीचे वाली जो क्लास होती है वो क्या होती है? नीचे वाला जो पद होता है उसको क्लास कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लास। क्लास से नीचे क्या होता है? ऑर्डर होता है। क्या होता है? ऑर्डर। ऑर्डर के नीचे क्या होता है? फैमिली होती है। फैमिली के नीचे क्या होता है? जीनस होता है। जीनस के नीचे क्या होता है? स्पीसीज होती है। स्पीसीज किसी भी जगत की सबसे छोटी इकाई होती है, वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई। ये नोट करना, ये नोट करना, आप कहीं नोट कर सकते हो। और ये सवाल पूछा जाता है एग्जाम में, ये सवाल पूछा जाता है कि वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई कौन सी है और सबसे बड़ी इकाई कौन सी है। तो जंतु या पादप जगत की सबसे छोटी इकाई होती है वो स्पीसीज होती है। क्या होती है? स्पीसीज होती है। वर्गीकरण की, वर्गीकरण की
सबसे छोटी इकाई, छोटी इकाई क्या होगी? स्पीशीज होगी, जाति होगी। क्या होगी? जाति होगी। ये याद रखना, सवाल बनता भी है इसका। और जंतु जगत की अगर बोले सबसे बड़ी इकाई क्या होती है? किंगडम होती है। इसमें बीच बीच में कभी सब फैमिली आ सकती है, सब ऑर्डर आ सकता है, सब क्लास आ सकती है, सब फाइलम आ सकता है, लेकिन मैन तो यही है आपका। अगर इसको बोले हिंदी में क्या होता? स्पीशीज को क्या बोलते हैं? जाति। जीनस को क्या बोलते हैं? वंश। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? फैमिली। ऐसे इनकी टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है। इसको फैमिली को बोलते हैं वर्ग, इसको बोलते हैं गण। ठीक है, ऐसे इस पर फाइलम को संघ बोलते हैं, किंगडम को जगत बोलते हैं। इसका एक सीरीज होती है सीरीज। जब ये सब प्रक्रिया संपन्न हो गई, इनके क्लासिफिकेशन की वगैरह ये सब अरेंज हो गया, तो सबसे पहले कैरोलस लीनियस आया था। कैरोलस लीनियस ने ही ये सब सुझाव दिया था, ये आपका क्लासिफिकेशन का। नाम तो हालांकि टैक्सोनॉमी का नाम इसे एपिटिकंडल दिया, लेकिन सबसे ज्यादा काम किसने किया था? कैरोलस लीनियस ने किया था। इसीलिए आधुनिक क्लासिफिकेशन यानी टैक्सोनॉमी का जनक किसे कहा जाता है? कैरोलस लीनियस को कहा जाता है। और कैरोलस लीनियस ने ही जीव जगत की दो जगत प्रणाली प्रस्तुत की थी। कौन सी जगत प्रणाली की थी? दो जगत प्रणाली, टू किंगडम थ्योरी। टू किंगडम सिस्टम किसने दिया था? कैरोलस लीनियस ने दिया था। किसने दिया था? कैरोलस लीनियस ने। इसने बहुत बहुत ज्यादा इसने काम किया था क्लासिफिकेशन पे, इसीलिए इसको मॉडर्न क्लासिफिकेशन, मॉडर्न टैक्सोनॉमी का फादर कहा जाता है। आधुनिक वर्गीकी का पिता में किसे कहते हैं? कैरोलस लीनियस ने। उसने क्या कहा था कि किसी भी जीव के दो नाम जो होगा दो भागों का बना होता। किसका होता? दो भागों का बना होता। एक तो आपका जीनस वंशीय नाम, दूसरा होता स्पीशीज नाम। क्या नाम? स्पीशीज नाम। जैसे अगर एक आम का नाम बोले, मैंगो का अगर नामकरण किया जाए तो कैसे करेंगे? मैंगो। मैंगो का बायोलॉजिकल नाम क्या होगा? मैंजीफेरा इंडिका। मैंजीफेरा इंडिका, मैंजीफेरा इंडिका, ये मैंगो का नाम है। ये पहला नाम किसको शो करेगा? वंश को करेगा, यानी जीनस को करेगा। ये नाम किसको करेगा? जीनस को। और इंडिका ये स्पीशीज को शो करेगा, इंडिकेट करेगा। ठीक है, तो कैरोलस लीनियस ने बताया था किसी भी जीव का, चाहे वो एनिमल हो चाहे वो प्लांट हो, दो कंपोनेंट का बना होता। दो कंपोनेंट, दो भागों का बना होता। पहला नाम होगा जीन का, जीनस, और दूसरा किसका होगा? दूसरा भाग होगा वो स्पीशीज का, वंश और जाति। ठीक है, ये काम किसने कर दिया था? लीनियस ने कर दिया था, दो जगत प्रणाली। फिर एक वैज्ञानिक और आए थे, अर्नेस्ट हैकल। अर्नेस्ट हैकल आए थे। इन्होंने कहा कि जीवों का वर्गीकरण दो जगत ही सफिशिएंट नहीं होता, इसमें तीन जगत लाना चाहिए। क्या लाना चाहिए? तीन जगत होने चाहिए। तो इसने हैकल ने क्या कर दिया? तीन जगत प्रणाली, थ्री किंगडम सिस्टम प्रस्तुत कर दिया। थ्री किंगडम सिस्टम प्रस्तुत कर दिया। और इसमें थर्ड जो सिस्टम था, थर्ड वो जो किंगडम था, वो प्रोटिस्टा को जोड़ दिया। किसको जोड़ दिया? प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा कैसे होते हैं? यूनिसेलुलर जीव होते हैं उसमें। प्रोटिस्टा में क्या होता है? यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर मतलब एक कोशिकीय जीव। ऐसे जीव जिनका शरीर केवल एक कोशिका का बना हो। किनका बना हो? एक कोशिका का बना हो, यूनिसेलुलर कहलाता है। और ये दो जगत, जंतु और पादप जगत के साथ में एक और जगत जोड़ दिया, प्रोटिस्टा। किसने जोड़ा था? ये अर्नेस्ट हैकल ने जोड़ा था। इसीलिए अर्नेस्ट हैकल ने थ्री किंगडम सिस्टम इंट्रोड्यूस कर दिया था। उसके बाद में नेक्स्ट जब क्लासिफिकेशन आया था वो क्या आ गया था? फोर जगत प्रणाली आ गई थी, फोर किंगडम सिस्टम आ गया था। और इसको किसने प्रतिपादित किया था? कॉपलैंड ने किया था। किसने किया था? कॉपलैंड ने किया था। और इन्होंने कौन सा नया जगत बता दिया था? मोनेरा। इसमें शामिल कर दिया फोर जगत प्रणाली में। किसको शामिल कर दिया था? मोनेरा को।
और मोनोरा में कौन से जीव आते हैं? प्रोकैरियोटिक जीव। कौन आते हैं? प्रोकैरियोटिक जीव। प्रोकैरियोटिक जीव मतलब ऐसे जीव जिनमें स्पष्ट केंद्रक नहीं होता, जिनमें स्पष्ट केंद्रक नहीं होता, उनके गुणसूत्र बिल्कुल जो होते हैं, डीएनए आरएनए जो होता है वो बिल्कुल नेक्ड होता है, और प्रॉपर कोशिका झिल्ली नहीं होती, प्रॉपर कोशिका झिल्ली नहीं होती है। ये चार जगत प्रणाली थी। चार जगत प्रणाली के आगे फिर जो लोगों को लगा कि ये चार जगत भी सफिशिएंट नहीं है, तो उन्होंने 5 जगत प्रणाली इंट्रोड्यूस कर दी थी। 5 जगत 5 किंगडम थ्योरी सिस्टम अप्लाई कर दिया था। और इसको सबसे पहले किसने लेके आए थे? R.H. व्हीटेकर। R.H. व्हीटेकर थे एक वैज्ञानिक। इन्होंने 5 किंगडम सिस्टम जो क्लासिफिकेशन का टैक्सोनॉमी का उन्होंने प्रतिपादित कर दिया था। और ये आया था 1969 में आया था, 1969 में आया था। ये याद रखना, कभी कभी ये डेट भी पूछ लेते हैं, ये डेट भी पूछी जाती है कि 5 किंगडम सिस्टम कब आया था। प्रणाली टैक्सोनॉमी का वर्गीकरण की 5 जगत प्रणाली कब आई थी? 1969 में आई थी। इसको प्रतिपादित किसने किया था? R.H. व्हीटेकर ने किया था। ये सबसे बड़ी और विस्तृत टैक्सोनॉमी का क्लासिफिकेशन था। ये इसमें जीवों के सभी गुणों को इन्होंने शामिल कर दिया था, सभी गुणों को शामिल कर दिया था। 5 जगत प्रणाली के अकॉर्डिंग इस जीव जगत में, इस पृथ्वी पर जो जीव होते हैं उनको 5 जगतों में विभाजित कर सकते हैं। कितने जगत में? 5 किंगडम में। 5 किंगडम में पहला किंगडम कौन सा? मोनेरा। पहला किंगडम कौन सा? मोनेरा। दूसरा किंगडम कौन सा? प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा। तीसरा किंगडम कौन सा? फंजाई। तीसरा किंगडम कौन सा? फंजाई। चौथा प्लांटी। चौथा कौन सा? प्लांटी। और पांचवा कौन सा? एनिमेलिया। एनिमेलिया। ये 5 जगत प्रणाली, और आजकल ये फेमस चल रही है। आजकल ये फेमस चल रही है। अभी डेवलपमेंट हो रहा है, कोशिकाओं को बहुत ही सूक्ष्म अध्ययन हो रहा है, फिर भी आगे बढ़ रहा है, लेकिन अभी मानी है आपके 5 किंगडम थ्योरी है। इसका जीवों को 5 जगत में, मोनेरा ऐसे जीव जो सूक्ष्म होते हैं, जैसे बैक्टीरिया है, यूग्लिना है, प्लाज्मोडियम, ये सब, प्लाज्मोडियम नहीं, बैक्टीरिया, वायरस, माइकोप्लाज्मा वगैरह सब इसमें रहता है। प्रोटिस्टा में क्या रहता है? सिर्फ एक कोशिकीय जीव रहते हैं, सिर्फ एक कोशिकीय, यूनिसेलुलर। फंजाई क्या होते हैं? जो परजीवी होते हैं, पैरासाइट होते हैं, उनको फंजाई कहते हैं, उनका भी होता है। और प्लांटी सब प्लांट। उसके बाद में आता है एनिमेलिया। एनिमेलिया में सभी जंतु आते हैं। कौन आते हैं? सभी जंतु आते हैं। तो ये जीवों का क्लासिफिकेशन यहाँ तक हुआ था। उसके बाद में जीवों का फिर आगे अध्ययन होना स्टार्ट कर दिया था। पूरी बायोलॉजी जब डेवलपमेंट हो गई थी बॉटनी और केमिस्ट्री में, फिर बॉटनी में प्लांटों का अध्ययन अलग से स्टार्ट हो गया था, और एनिमल में अलग से हो गया था। तो नेक्स्ट वीडियो में अपन इनका डिटेल से अध्ययन करेंगे। मोनेरा में क्या होता है, उसमें कौन कौन से जीव शामिल होते हैं, उनका बॉडी स्ट्रक्चर कैसा होता है, नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया में। धन्यवाद।